आईटीआर सीज़न बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड जब जब आईटीआर सीज़न आता है तो लोगों को बहुत चीज़ों की कन्फ्यूजन होती है स्टार्टिंग विद कि हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए बेस्ड ऑन कि हमारी इनकम कैटेगरी कौन सी है। देन अगर हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल कौन सी होगी, कौन सी वेबसाइट पे फाइल करनी है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज मैं सीए ईशा एंड हमारे साथ है सीए रजत एंड आज हम आप सब के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग पूरा फ्लो एंड टू एंड आप सबको समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन सीए रजत। तो लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो लोग जब आईटीआर भरते हैं तब उन्हें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रेडी रखने चाहिए। वैसे तो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, बट सारे डॉक्यूमेंट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो सबके लिए एप्लीकेबल है, देन कुछ कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा जो आपके इनकम लेवल पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि पूरा आईटीआर पैन पर ही बेस्ड होती है। दूसरा है आधार कार्ड। ये भी अभी ज़रूरी हो गई है क्योंकि आजकल आधार और पैन लिंक्ड होना चाहिए, वरना आपका आईटीआर फाइल ही नहीं होगा। तीसरा है फॉर्म 16। ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। ये आपकी कंपनी आपको देती है, इसमें आपका पूरा सैलरी और टीडीएस का डिटेल्स होता है। चौथा है एआईएस। एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है जो बैंक और ब्रोकर्स रिपोर्ट करते हैं। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS। ये आपके टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट है, यानी आपका टीडीएस, टीसीएस, इन सब के बारे में डिटेल्स हमें इसी फॉर्म 26AS से मिलता है। नेक्स्ट, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज आपको सैलरी स्लिप्स लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है अपनी कंपनी से, तो आप ये सैलरी स्लिप के बेसिस पे अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। सातवां है बैंक स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल ईयर का पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि इसे देखकर हमें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट इनकम हुआ है, कौन से हेड्स पे आपके इनकम है। आठवां है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। ये बैंक और पोस्ट ऑफिस देता है जिसमें एफडी, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट का ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट है होम लोन स्टेटमेंट। अगर आपने होम लोन लिया है तो ये बैंक देता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ब्रेकडाउन होता है। ये टैक्स रिडक्शन क्लेम करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि अलग अलग सेक्शन पे आप प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हैं और इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटीसी में आप प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हैं इन दी ओल्ड टैक्स रेजिम, एंड इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन फॉर्म 24B। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं और आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ईएलएसएस, पीपीएफ, तो आपको उनका पासबुक रखना काफ़ी मैंडेटरी हो गया क्योंकि उसी से आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप कितने रिडक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं फॉर दैट मैटर, तो आप अपने ब्रोकर से स्टेटमेंट ले सकते हैं जिसमें आपका डिटेल ब्रेकडाउन रहेगा कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। नेक्स्ट है रेंट रिसीट। रेंट रिसीट का जरूरत आपको तभी पड़ेगा जब आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो ये है पूरी लिस्ट। अब आप सोचेंगे कि ये लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिस्टिकली एक एवरेज पर्सन को सिर्फ 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। ओके, अभी बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये फॉर्म 16 क्या होता है, तो अगर आप इस पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो। सो फॉर्म 16 ना सैलरीड एम्प्लॉय का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो देखिए, फॉर्म 16 आपकी कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको देती है। इसकी लीगल डेडलाइन तो 15 जून है, पर कंपनी कभी कभी पहले भी दे सकती है। तो जब भी कंपनी आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करती है तो उनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करना। एंड फॉर्म 16 जनरली 2 पार्ट्स में होती है। पार्ट ए में होती है टीडीएस डिटेल्स। इसका मतलब है कि कंपनी ने आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा और वो टैक्स काट कर सरकार को कितना जमा किया। ये ट्रेसेस पोर्टल से जनरेट होता है। ये एक तरह का, जैसे कि मैंने कहा, एक तरह का प्रूफ है कि आपका टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पहुंचा है कि नहीं। और पार्ट बी में होता है पूरा टैक्स कंप्यूटेशन। इसका मतलब है कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या थी, कौन से अलाउंसेस थे, कौन से एग्जेम्पशंस थे जैसे एचआरए, एलटीए, कौन से डिडक्शंस थे, एटीसी, एटीडी, और फाइनली आपका कितना टैक्सेबल इनकम बनता है। ये एसेंशियली आपकी पूरी सैलरी का एक टैक्स रिपोर्ट है। बट एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्म 16 देख के वो सोचते हैं कि बस इतना काफ़ी है,
इतना मेरा इनकम है, मैं ये रिपोर्ट कर दूंगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि फॉर्म 16 सिर्फ आपकी सैलरी इनकम दिखाती है। अगर आपका कोई एफडी है, म्यूचुअल फंड है या कोई इनकम सोर्स है, तो वो फॉर्म 16 में नहीं आएगा। आपको वो सेपरेटली आईटीआर में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नोटिस आ जाएगा। इसलिए फॉर्म 16 के साथ साथ एआईएस और फॉर्म 26 एएस भी जरूर चेक करिए। ओके, सो आपने फॉर्म 16 समझा दिया, बट पता है लोगों को फॉर्म 26 एएस और एआईएस क्या है, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। तो अगर उस पर भी थोड़ा अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल सकता है लोगों को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड कॉमन क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि ये समझ के कि ये दोनों डॉक्यूमेंट सेम है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ फॉर्म 26 एएस क्या है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद जनरेट करता है। इसमें सिर्फ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि किस किस ने आपके नाम पर टीडीएस काटा, आपने कितना एडवांस टैक्स भरा, कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, और आपको कोई रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एसेंशियली आपका टैक्स का बैंक स्टेटमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब एआईएस क्या है? एआईएस का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये फॉर्म 26 एएस से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि आपकी सारी मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखती है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड कितना आपने बाई किया, सेल किया, शेयर की ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी परचेजेस और इवन फॉरेन रेमिटेंस, सब कुछ इसमें आता है। बैंक्स, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस ये सारी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं और ये इवेंचुअली आपके एआईएस में दिखता है। और यहाँ क्रिटिकल बात ये आती है कि फाइलिंग करते टाइम आपको दोनों डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, और अगर दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच है तो उसको रिजॉल्व करिए पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके फॉर्म 16 में सैलरी 10 लाख दिखाया जा रहा है और एआईएस में वो 11 लाख दिखा रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप फॉर्म 16 वाले नंबर को फाइल कर देंगे और एआईएस वाला ज्यादा है तो इनकम टैक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली मिसमैच का नोटिस भेज देगा और सेक्शन 143(1) सबसेक्शन ए के अंडर आपको एक बहुत बड़ा नोटिस आ सकता है एंड उसका आपको फिर रिप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एआईएस में एक ऑप्शन होता है कि आप एक रिवीजन फाइल कर सकते हैं। वो रिवीजन फाइल करने से क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस को बैकएंड से आपके लिए रिवाइज कर देगा। देन आपका फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस दोनों सेम लाइन पे होगा। देन इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों का ये पॉइंट है कि मेरे को मेरा फॉर्म 16 मेरे एचआर ने नहीं भेजा, तो क्या उन सारे केसेस में भी मैं अपना आईटीआर फॉर्म फाइल कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कैसे? तो क्या होता है ना कि कभी कभी कंपनीज हमें फॉर्म 16 लेट देती है, या कभी आप जॉब चेंज कर चुके होते हो तो पुरानी कंपनी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या कभी कंपनी ने टीडीएस काटा ही नहीं होता है क्योंकि आपका सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है। इन सारे केसेस में फॉर्म 16 कंपनी जनरली नहीं देती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फॉर्म 16 लीगली मैंडेटरी नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बस थोड़ा काम मैन्युअली करना पड़ेगा। तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना इनकम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला, जैसे कि मैंने कहा, सैलरी स्लिप। पूरे फाइनेंशियल ईयर की हर महीने की सैलरी स्लिप आप निकाल लीजिए, उसका टोटल करिए, इससे आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। दूसरा है बैंक स्टेटमेंट। सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट देखिए और ये चेक करिए कि एक्चुअल में आपके अकाउंट में कितना सैलरी क्रेडिट हुआ, ये आपकी नेट सैलरी होगी। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस। ये इनकम टैक्स पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी कंपनी ने आपके नाम पर कितना टीडीएस काटा है और कितना सरकार को जमा किया। ये एक्चुअली फॉर्म 16 की जगह काम कर सकता है, ये एक ऑल्टरनेटिव है। एक और सजेशन, अगर आपकी कंपनी लेट कर रही है फॉर्म 16 देने में तो आप एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल लिख दीजिए, और अगर वो नहीं दे रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पास राइट है कंप्लेन रेज करने का। तो आई थिंक इन सारे क्वेश्चन से लोगों के काफ़ी कंफ्यूजन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी सिंस उनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है कि आईटीआर फाइल कैसे करना है, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर इन सारे प्रोसेस से आप हमें वॉक थ्रू करा सकते हैं तो लोगों के लिए उनका लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप 30 to 45 मिनट्स में ईजिली ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं एंड आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। स्टेप 1 है, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाना होगा। तो वेबसाइट है incometax.gov.in।
इस पे जाने के बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके जाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो पहले आप रजिस्टर करिए। आपके मोबाइल पे ईमेल पे OTP जाएगा, उससे आप वेरिफिकेशन करिए। स्टेप 3 है AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करिए। ये आप पहले डाउनलोड करके रिव्यू करिए कि कुछ मिसमैच है कि नहीं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। स्टेप 4 है फाइल रिटर्न पर क्लिक करिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आपको एक बटन दिखेगा फाइल रिटर्न का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करिए। फिर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अभी जो हमारा करेंट ईयर का जो फाइलिंग है उसका असेसमेंट ईयर है 2026-27। स्टेप 5 है सही ITR फॉर्म चूज करना। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ITR फॉर्म एक्चुअली आपको चूज करना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप ITR फॉर्म चूज करिएगा। द नेक्स्ट स्टेप है प्री फाइल डेटा वेरीफाई करिए। तो इनकम टैक्स क्या करता है ना कि पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारा डेटा प्री फिल करके दे देता है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है कि वो करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप है रिमेनिंग डिटेल्स जो इनकम टैक्स आपको प्री फिल करके नहीं दिया है, जैसे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और बाकी इनकम सोर्सेस, वो आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स कैलकुलेशन चेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। सिस्टम ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका टैक्स कितना बनता है, रिफंड कितना बनता है, बट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना डिलीजेंटली कि कितना एग्जैक्टली आपको टैक्स पे करना है एंड रिफंड करेक्टली कैलकुलेटेड है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप है रिटर्न सबमिट करना। आप सबको चेक कर लिए, सबमिट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। एंड स्टेप 10, सबको लगता है कि रिटर्न हमने सबमिट कर दिया, हमारा काम खत्म, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है ई-वेरीफाई करना। आप जो भी रिटर्न सबमिट करते हैं आपको 30 डेज के अंदर ई-वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। तो ये था पूरा फ्लो। ऐसे आप कोई भी ITR फाइल कर सकते हैं अपना। तो रजत, काफ़ी सारा न्यूज़ आया है कि लोगों को सिर्फ अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही ITR फाइल करने का ऐसा मैंडेट नहीं है, वो लोग अपने फ़ोन से भी ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये जो काफ़ी इजी प्रोसेस है इसको प्लीज़ समझाइए ना कि फ़ोन से लोग इजी एंड कन्वीनियंट वे में अपना ITR तुरंत सिंपल स्टेप्स में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मोबाइल से ITR फाइल करना है तो आप 2 तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं। पहला तरीका है मोबाइल ब्राउज़र पे जाइए। आप अपने फ़ोन पे क्रोम, सफारी, किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हैं। वेबसाइट जैसे कि मैंने कहा incometax.gov.in पर जाइए और वहाँ से आप फाइल का बटन पे एज इट इज़ जैसे कि स्टेप्स मैंने समझाया वेबसाइट पे जैसे होता है मोबाइल पे आप फाइल कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं केवियट देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा मोबाइल पे आपको फाइल करना, बिकॉज स्क्रीन छोटा रहता है। नंबर्स आप गलती से 1 लाख की जगह 10 लाख लिख देंगे तो बहुत बड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। सेकेंड है कि आप इनकम टैक्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, एंड उधर से भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि तभी फाइल करिए जब आप ITR 1 फाइल कर रहे हो, तभी आप मोबाइल से फाइल करिए। अगर आप ITR 2, 3, 4 कोई बड़ा ITR फाइल कर रहे हैं तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करके ही फाइल करिए, क्योंकि डेटा एंट्री बहुत होती है और मोबाइल पर छोटे स्क्रीन पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रजत, आपने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि इनकम टैक्स पोर्टल पे जब कोई असेसी जाके अपना ITR फाइल करता है तो वहाँ पर ऑलरेडी उसके बारे में प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन रहता है। तो वो प्री फिल्ड का मतलब क्या होता है, एक बार आप प्लीज़ थोड़ा डिटेल्ड वे में समझाइए ना कि क्या उसका मतलब है। तो देखिए, जब आप ITR फाइल करने बैठते हैं ना तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करके दे देती है। इसका मतलब है कि आपको मैन्युअली हर चीज़ टाइप करनी नहीं पड़ती है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये प्री फिल डेटा इनकम टैक्स के पास आता कहाँ से है? तो इनकम टैक्स आपके पुराने रिटर्न से ले सकता है, आपकी सैलरी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ले सकता है, आपके बैंक इंटरेस्ट का डिटेल्स AIS से ले सकता है जो कि बैंक ने रिपोर्ट किया हो, आपका TDS का डिटेल्स फॉर्म 26AS से ले सकता है, एंड इवन आपके डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स भी आपको प्री फिल डेटा पे दिख जाता है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा वार्निंग दूंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्री फिल डेटा पे पूरा विश्वास मत करिए। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100% एक्यूरेट है। कभी कभी इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज होते हैं, कभी मिसिंग एंट्रीज होते हैं और कभी गलत अमाउंट्स वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रहते हैं। इसलिए हर एंट्री को अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक करिए, और अगर कोई मिसमैच है तो AIS में फीडबैक देने का ऑप्शन है जहां आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
ओके बट ये ई वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब आपने इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया था, बट ये इतना मैंडेटरी और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, तो जब आप सबमिट बटन दबाते हैं तो टेक्निकली आपकी रिटर्न सबमिट हो गई, लेकिन लीगल मायने में वो अभी फाइल नहीं हुई है, क्योंकि सिस्टम को कंफर्म करना ज़रूरी है कि रिटर्न एक्चुअली आपने फाइल किया है और किसी और ने आपके नाम पे फाइल नहीं किया है। इसीलिए ये ई वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं कि ये रिटर्न मैंने फाइल किया है। ये एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह है और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 139 के अंदर रिटर्न तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक आप ई वेरीफाई ना करें। तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन, कि कौन सा आईटीआर हमें फाइल करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे आईटीआर है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4 कौन सा किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैंडेटरी है, एप्लीकेबल, आप प्लीज समझाइए। तो स्टार्ट करते हैं विद आईटीआर 1, जो सबसे ईजीएस्ट आईटीआर होता है, वो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? तो आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, मतलब आप एनआरआई और एचयूएफ नहीं है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से आ रही है, आपके पास मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज है और आपकी अदर इनकम सोर्सेज हैं, और आपकी कुछ अदर इनकम सोर्सेज है जैसे सेविंग्स इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो वो सेक्शन 112A के अंडर 1.25 लाख तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट करते हैं तो वो 5,000 से कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होते हैं तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और आईटीआर 2 किसको इसको फाइल करना चाहिए? तो आईटीआर 2 आप तभी फाइल करिए जब आपकी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आपका कैपिटल गेन्स है शेयर से, म्यूचुअल फंड से, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से या क्रिप्टो से, आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आप एनआरआई हो या आरएनओआर हो, आपके पास फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है या फिर फॉरेन बैंक अकाउंट है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, आपको डिविडेंड मिल रहा है और उस पर टीडीएस कट रहा है। एक बहुत कॉमन गलती जो सैलरीड लोग करते हैं, आपने एक छोटा म्यूचुअल फंड रिडीम किया, लेट्स से सिर्फ 10,000 रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ। आप सोचते हैं कि ये तो बहुत ही छोटा है, 10,000 रुपए, इसको तो मैं आईटीआर 1 में ही डाल दूंगा। बिल्कुल मत करिए। एक भी रुपये अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको आईटीआर 2 में फाइल करना है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने कहा 112A में एलटीसीजी अप टू 1.25 लाख है, तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। ओके, आईटीआर 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, किन किन लोग को फाइल करना चाहिए? तो आईटीआर 3 उन लोगों के लिए है जिनका रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स जो प्रिजेंटिव स्कीम नहीं लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स में जो पार्टनर है, कोई अगर ट्रेडर है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिनका बिजनेस इनकम के साथ साथ सैलरी, कैपिटल गेन्स या रेंटल इनकम भी है, ये सारे लोग आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। तो अगर मैं आईटीआर 4 की बात करूं तो आईटीआर 4 कोई भी फाइल कर सकते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा उठाए अंडर सेक्शन 44AD और अंडर सेक्शन 44ADA। तो रजत, अगर किसी ने गलती से गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, और अगर उनको उसका सल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ सल्यूशन बताइए ना। तो अगर किसी ने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहला सिनेरियो है कि आपको बहुत लाइकली है कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर नोटिस भेजेगी। इस नोटिस का आपको 15 डेज में रिप्लाई देना पड़ेगा एंड आपको रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड आप उसके बाद सही फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है कि आपने वो नोटिस को इग्नोर कर दिया। अगर आपने 15 डेज में वो डिफेक्टिव रिटर्न नहीं सुधारा तो रिटर्न आपका इनवैलिड माना जाएगा और माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इससे पेनल्टी, इंटरेस्ट और आपका रिफंड तक अटक सकता है। तो जैसे कि आपने पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया, आपको आईटीआर 2 भरना था, आपने 1 भर दिया, फटाफट आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसका डेडलाइन होता है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब है कि जैसे अभी असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है तो आप 31 दिसंबर 2026 तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं और बजट 2026 के चेंजेस के बाद आप 31 मार्च 2027 तक भी फाइल कर सकते हैं, पर आपको 5,000 का फीस लगेगा।